बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। अमेरिका के दरमियान जहां चंद रोज़ पहले तक चीज़ें लग रही थी कि बड़ी स्मूथली आगे बढ़ रही हैं और आने वाले चंद घंटों में शायद हमें कोई मस्बत खबर मिल सकती है किसी एक MOU के हवाले से, लेकिन अब लग रहा है कि दोबारा जंग के खतरात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने देखा कि जुमा और हफ्ता की जो दिन थे, इन दोनों दिनों में काफ़ी टेंशन का माहौल रहा और एक दूसरे के ऊपर हमले भी ईरान और अमेरिका की जानब से दोबारा किए गए। लेकिन अभी अच्छी चीज़ ये है कि जो अमेरिकी सदर हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो समहाउ थोड़ी सी पॉजिटिव हैं और लग ये रहा है कि शायद वो चाहते हैं कि किसी न किसी फाइनल डील की तरफ मामला ज़रूर बढ़ें। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि लबनान में बदस्तूर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ इसराइल की जानब से जारी हैं। एक अमरीकी वेबसाइट ने, न्यूज़ वेबसाइट ने ये रिपोर्ट किया है कि बड़ी सख्त फ़ोन कॉल हुई है डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान, जिसमें तब किया है और पागल करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म को और कहा है कि तुम नाशुक्र हो, मैं तुम्हारी चमड़ी बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुमसे और इजराइल से नफरत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो असल सिचुएशन क्या है? क्या अभी भी चीज़ें पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ सकती हैं या दोबारा एक मरतबा हम देखेंगे कि दोनों ममालिक जो है वो जंग की तरफ बढ़ेंगे? प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने देखा कि भारत का जो पागल आर्मी चीफ है वो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रहा है जो मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करती हैं। उनकी औकात क्या है वो हम दिखा चुके हैं, सारी दुनिया देख चुकी है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स उसकी तरफ से आ रही हैं वो शायद अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम बड़े जो है वो बहादुर हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। फिर उसने कहा जी हम ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं और तीनों अफवाज जो है हमारी वो इस हवाले से बड़ी सरगर्म है। भारत से खुद उसको तनकीद का बड़ा सामना करना पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी हमने गुज़िश्ता साल देख ली है। तो ये जो पागलपन है इसको भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अगर भारत में ये अप्रोच अभी भी मौजूद है तो पाकिस्तान की तैयारी किस तरह की है। और इसके लिए मुझे स्टूडियोज़ में प्रोग्राम के पहले से मैं ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं जियो पोलिटिकल अफेयर्स के ऊपर, फिर मैरिटाइम अफेयर्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं। सब थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो बात करें ये ईरान और अमेरिका के हवाले से, लग ये रहा था कि चीज़ें पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रही हैं और किसी भी वक्त अब मुआहदा हो जाएगा दोनों ममालिक के दरमियान। अभी जो सिचुएशन है उसको देख के कम से कम अगले एक हफ्ते तक आपको चीज़ें किस तरफ बढ़ती दिखाई दे रही? बहुत शुक्रिया हैदर, मुझे आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरे ख़्याल में जो पॉजिटिविटी है वो अभी भी उसी तरीके से चल रही है जैसे कि आपने कहा, लेकिन उसकी जो मैनिफेस्टेशन इनटू द पब्लिक है वो अमेरिका के अंदर है ज़्यादा। उसके अंदर जो उसके ऑप्टिकल इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो उसको बेहतर करने के लिए अभी जितना मेरे ख़्याल में जो प्लस माइनस हो रहा है, जो वो सब का सब ऐसा है कि जो एक सुपर पावर अपनी उस चीज़ को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है विच ही हैज़ लॉस्ट इन द बैटल। और उसके तीन बड़े कार्डिनल पॉइंट्स हैं जो मेरी नज़र से। पहली बात ये है कि जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि JCPOA को जब इन्होंने ख़त्म किया जी, तो अपने पहले टर्म के एंड पे, तो उस वक्त उन्होंने इस वक्त कहा कि जी अब जिस वक्त जब हम जाएंगे तो JCPOA प्लस होगा। तो अब JCPOA प्लस का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एग्रीड अपॉन IAEA के साथ 2016 में 15 में जो एक मुआहदा हुआ था उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जबकि अभी की जितनी इतलात हैं उसके मुताबिक उससे ज़्यादा इनको ईरान की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। सही। तो ये पॉलिटिकली उनके लिए जो डेमोक्रेट्स हैं वो ज़ाहिर है आगे मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं तो उसमें इस चीज़ का बड़ा सख्त अहादा करेंगे वो और इस चीज़ को वो लेके आएंगे कि आपने तो जी कहा था कि हम JCPOA प्लस, तो प्लस क्या है ज़रा वो बताइए ना। बिल्कुल ठीक। तो ये वाली एक चीज़ उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी और प्रॉब्लम, अभी इस हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि ईरान वो डील करे जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो, यानी वो अपनी शराइत जो है उसी को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो उसमें दूसरा जो पॉइंट है वो वाला है कि जो अपने इनके हॉक्स हैं जिसमें कि रिपब्लिकन्स हैं जो कि कुछ इस चीज़ को अपोज कर रहे थे इस अटैक को, तो ज़ाहिर है वो अभी फोर फ्रंट पे आ गए हैं इस चीज़ में कि अब वॉर में हम गए क्यों। तो ये एक बड़ा सवाल है कि और उसमें ये वाला पोर्शन उसके ऊपर सुपर इम्पोज होता है कि हम तो वॉर में नहीं जा रहे थे, ये तो इजराइल वॉर में ले गया। क्योंकि उसमें जो पहली स्टेटमेंट आप देखें जिस दिन अटैक हुआ है
27 को, तो उस दिन सुबह जो पीट हेग्सेट की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब सवाल हुआ इसी रीज़न के बारे में, तो उन्होंने बरजस्ता उनके मुंह से ये निकल गया कि अगर हम अटैक ना करते तो इजराइल ने अटैक कर देना था। तो इसका मतलब ये है कि वो दे वर बाउंड टू गेट अलॉन्ग विद द इजराइल। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिनको आई थिंक अभी जो इलेक्शंस आने हैं उसके अंदर ये बहुत बड़े सवाल हैं जो कि डेमोक्रेट्स तो करेंगे ही, जाहिर है, उसके साथ साथ पब्लिक भी इसके ऊपर काफ़ी। लेकिन सर हम इस वक्त जो दोनों तरफ से एक माहौल देख रहे हैं जिसमें ठीक है दोनों तरफ पे कॉम्प्रोमाइज होगा अल्टीमेटली, अगर किसी एमओयू की तरफ बढ़ना है, किसी एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना है तो कुछ लेना है कुछ देना है, किसी चीज़ के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कोई शर्त आपने अपनी मनवानी है। एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है उसमें आपको लगता है कि कम से कम अगले एक हफ्ते में हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ें पॉजिटिवली इस तरह बढ़ रही हैं आगे के मुआहदा हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं टाइम लगेगा, कोई इनिशियल अरेंजमेंट तय हो सकती है लेकिन जो हतमी मामला हैं उसमें जो है वो टाइम लगेगा? हैदर, मेरे ख्याल में जो इस मुआहदे के तहत जो काम करने हैं ना मेजर, वो मेरे ख्याल में डिसाइड हो चुके हैं। अच्छा, और वो क्या है? अच्छा, जैसे कि वॉर ख़त्म करनी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है ब्लॉकेड दोनों लिफ्ट होने, एक तो हो गया, एक दूसरा भी हो जाएगा। तीसरा है कि ऑल फ्रंट्स के ऊपर वॉर को ख़त्म करना है। चौथा ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत करनी है और उसके अंदर जो मिनिमम बॉटम लाइन मेरे ख्याल में JCPOA की होगी, उससे ऊपर क्या होता है उसको देखना पड़ेगा, जिसमें कि आई थिंक 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि जो उनके पास ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम है, तकरीबन 450 या 440 kg का है, 60%, उसका डिस्पोजल है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में ईरान ने उसको एज ए सॉवरेनिटी कह दिया और उन्होंने कहा है कि हम विद इन कंट्री इसको डाइल्यूट करेंगे लेकिन हम बाहर नहीं लेके जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि JCPOA के तहत इनके ऊपर जो सिविल न्यूक्लियर इनरिचमेंट की ऊपर जो बैन लगा था वो 2030 तक का था, उसमें अभी 5 साल बाकी हैं। तो अब उसके ऊपर इस बैन को आगे कितना लेके चलना है और कितना वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ईरान ने इसको सिंगल डिजिट में तो बात की थी लेकिन अब सुनने में आया कि डबल में भी वो जाने को तैयार हैं। सही। तो ये 2 आई थिंक सर आपने जो ऑल फ्रंट्स की बात की, इसमें हम देख रहे हैं कि अभी एक बड़ा मसला शायद लागिब हो रहा है, क्योंकि ईरान की बड़ी शर्त है कि लेबनान के अंदर भी जो है वो मुकम्मल जंगबंदी हो। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो मुसलसल सीज़ फायर की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, और उसमें अभी उनके मेरा ख्याल है हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी तो यहाँ तक स्टेटमेंट आ गई है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी ना कहने का वक्त आ गया। यानी इजराइल के तो लग रहा है कि अज़ाइम ऐसे हैं कि वो कम से कम लेबनान के हवाले से जंग को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इजराइल का मेरे ख्याल में तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स, जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो 2 ऑब्जेक्टिव बड़े क्लैरिटी के साथ थे, एक थे अमेरिका के और एक थे इजराइल के। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव तो चले वो किसी हद तक यस किसी हद तक नो कर लें, लेकिन इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स वो उस तरीके से नहीं हुए। तो मैं ये कहता हूँ ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह अब वो उस चीज़ को मान नहीं रहा। और अब देखें, अब जिस दिन 8 अप्रैल को पहला ट्रूस हुआ जो पाकिस्तान ने नेगोशिएट किया था दोनों के दरमियान, जी, और 9 और 10 को ये पहली जो बैठक हुई हमारे इस्लामाबाद में बड़ी कामयाब रही, तो उसके अगले ही दिन जो है लेबनान पे अटैक कर दिया इजराइल ने। हालांकि उस बैठक के अंदर ये बातचीत हुई थी कि ये ऑल फ्रंट्स के ऊपर सीज़ फायर होगा, दैट इंक्लूड्स द मिडल ईस्ट के अंदर जो है ये लेबनान और इजराइल का भी पार्ट है उसके अंदर। लेकिन इजराइल ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि जी हम तो इसमें है नहीं है पार्ट, और फिर बरमला अमेरिका को ये कहना पड़ा कि जी हाँ ये ठीक कह रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि ये ड्रैग हो रहा है इशू उस तरफ। तो जब तक ये रीज़न्स जो हैं, ईरान इसीलिए कहता है ना कि जब तक ये मेन रीज़न को आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे विच इज़ इजराइल, तो उस वक्त तक कोई ट्रूस, कोई भी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। और मैं भी समझता हूँ कि आज अगर एक हम वो कहते हैं ना पंजाबी में मिट्टी पाव करके काम कर लेंगे तो आगे चल के फिर ये रीइग्नाइट हो जाएगा। तो इसलिए ऑल फ्रंट्स के ऊपर इजराइल हैज़ टू कम टू टर्म्स विद तो सर अभी एक अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड टर्म है एज प्रेसिडेंट, उसके दौरान ये सबसे सख्त कॉल हुई है अभी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, और उसमें काफ़ी स्नब किया है, पागल कहा है, शाउट किया उस पर, और उसको नाशुक्रा कहा है कि मैं तुम्हारी चमड़ी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी जो हरकतें हैं उसकी वजह से तुम्हारी और इजराइल की दुनिया में मुखालफत जो है वो बढ़ती जा रही है, तुम मजीद आइसोलेट होते चले जा रहे हो, और इजाज़त नहीं दी और उसको मना किया है कि तुम जो है वो बैरूत पर हमला नहीं करोगे। ठीक है, साउथ लेबनान का जो मसला है
वहां पर लिमिटेड कार्रवाइयां हों, और उसने जो रिपोर्टेडली हिजबुल्लाह ने कहा है कि ठीक है हम अपनी स्ट्राइक्स रोकेंगे इस शर्त पर अगर हमारे साथ कोई प्लान तरतीब दिया जाए कि किस तरीके से ये अपनी फौजों का इनखला करेंगे। तो ये आपको लगता है कि ये बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए चीजें हैं, या एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप अब जो है वो समझते हैं कि नेतन्याहू जो है ये सारी शरारतें कर रहा है और इसको स्नब करना चाहिए? इसमें मेरा ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके अंदर ये कहा गया कि ये कॉल जो है बिटवीन द टू प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की, ये बड़ी सिक्रेटिव होती हैं, इसको इस तरीके से लीक नहीं होती। तो कहने की बात ये थी कि उन्होंने ये लिखा कि ये पर्पसफुली लीक की गई हैं, और लीक इसलिए की गई हैं ताकि ये गुड कॉप बैड कॉप वाला एक प्रोसेस चलाएं, ताकि ईरान को अंडर प्रेशर लेके आएँ कि ये देखें इस तरीके से हो रहा है तो आप भी कुछ कंसीड करें। मेरे ख्याल में एक पोर्शन उसका इस तरफ भी जाता है। लेकिन आज सुबह जो कल रात की इनकी ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान मैंने बातचीत की है, और उनके लीडर ने भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी कि दे आर गोइंग फॉर अ ट्रूस। तो लेट्स होप अगर मेरा ख्याल है आज और कल शायद इस हवाले से मुज़ाकरात भी होंगे जी, मंगल और बुध को हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान। क्योंकि ईरान ने फिर जो फ्रंट बैक चैनल भी हैं और उनके 1-to-1 चैनल है, उनके ऊपर अब्बास अरागची साहब ने कहा था कि वी आर गोइंग टू सीज ऑल चैनल्स। अगर आप हमारे साथ बात कर रहे हैं और उधर आपकी बात मानी नहीं जा रही तो फिर फ़ायदा नहीं है। अच्छा सर, वैसे ईरान में अप्रोच क्या है? जिस तरह आपने अभी बताया, हमने बाकर गालिबाफ साहब की भी स्टेटमेंट सुनी, अब्बास अरागची साहब ने भी यही कहा, लेकिन कल उनकी जो इसहाक डार साहब से बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है पाकिस्तान जिस तरीके से काम कर रहा है, पाकिस्तान एज मीडिएटर उसी तरीके से काम करता रहे। तो अब लग रहा है कि शायद ईरान में भी अप्रोच मुख्तलिफ है। IRGC कुछ और प्लान कर रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी अप्रोच थोड़ी मुख्तलिफ है। तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि ये भी एक रीज़न है कि ईरान उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि उनकी जो सारी लीडरशिप है वो भी एक पेज पर नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें ईरान एक सिविलाइजेशन है, और ईरान का जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप उनका जो नैरेटिव देखें और जो उनकी बातचीत है वो बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे में चल के आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई एक पेज पे नहीं है, और जो उनके सिस्टम को समझते हैं जिसमें IRGC का रोल और बाकी जो गवर्नेंस के उनके टेंटिकल्स हैं उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में तो 100% हम आएंगी, एंड दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो उनकी एक हारमोनियस उनकी एक जो है ना उनकी गुफ्तगू नज़र आती है। तो अब भी देखें ईरान को बड़ा क्लैरिटी के साथ पता है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलनी है, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको कैसे खोलना है और उसको सीक्वेंस कैसे करना है और जो एश्योरेंसेस, बिकॉज अब ईरान किसी भी मिडिल पावर की या किसी भी और मुल्क की उसमें एश्योरेंस नहीं देखता। वो कहता है कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड काम होगा, एक स्टेज होगी अनलॉक होगी, परफॉर्मेंस के बाद दूसरी स्टेज अनलॉक होगी, हमारे एसेट्स को अनफ्रीज करेंगे, हमारे जो है सैंक्शंस को लिफ्ट किया जाएगा, तो साथ साथ हम ईज आउट करते जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरवोवन किस्म का उनका एक पूरा यानी वो कह रहे हैं हमसे हर चीज़ की तवक्को ना करें जी, हमें भी थोड़ी स्पेस दें, फिर हम आपको स्पेस देते हैं। जी एग्जैक्टली क्योंकि देखें JCPOA के अंदर जो वादा किया गया था ओबामा की तरफ से, उसमें जो उनको पेमेंट्स होनी थी वो पेमेंट्स उन्होंने कहा जी हाँ जी चल पड़ी हैं, कतर में पहुंच गई हैं, कतर में जाके वो फ्रीज हो गई। तो उस वक्त भी उनको बहुत मिनिमल फ़ायदा हुआ। तो अब वो ये कहते हैं कि हम एक एक चीज़ को लिंक करेंगे अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अमेरिका हैज़ टू डू, व्हाट अमेरिका हैज़ टू गिव। तो ये मेरे ख्याल में उनका एक बड़ा बेहतर इकदाम है कि इस दफ़ा वो सिर्फ बातचीत में नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक रोड मैप उन्होंने दिया है, जिसके अंदर आपने जैसे कहा कि मिडल ईस्ट वाला जो पीस प्लान है जिसके अंदर जो इजराइल का है वो भी उसके अंदर आता है कि लेबनान के साथ वो ट्रूस करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ी सी बात कर लें भारत की। भारत का आर्मी चीफ जो है सर वो पागलपन पर उतरा है और गुज़िश्ता साल की जो शिकस्त है अभी तक उसके जख्म चाट रहा है। अब एक मतलब फिर शुरली फेंक दी है उसने कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां हो रही हैं। और मैं भारत से लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार तुम्हारी पिछले साल की तैयारियां हमने देख ली हैं, तुम्हारी वैसी तैयारियां अभी होंगी। तो ये क्या पागलपन है सर? उठते हैं सोकर और स्टेटमेंट दे देते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी। कौन सी तैयारी है सर जो भारत कर रहा है?
देखिए हैदर, मैं इसको बड़ा ख़तरनाक समझता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड फॉर द रीजंस कि देखें, एक होता है पॉलिटिकल एलिमेंट होते हैं और एक एलिमेंट ऑफ द स्टेट होते हैं। जो स्टेट के एलिमेंट होते हैं वो बड़े रवादार होते हैं, बड़े एक सिस्टमेटिकली इंस्टीट्यूशन से ऊपर आते हैं, उनको बड़ा इदराक होता है कि कोई भी बात करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जबकि जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उन्होंने तो अपने वोट बैंक लेना है, पॉपुलिस्ट वोट होता है उनका, तो उन्होंने इस तरह की बातें करनी होती हैं। तो इसका जो लुबे लुबाब ये है कि अब जो पॉलिटिकल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस इनटू दी जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर बहुत ज़्यादा चला गया है, और उसकी वजह से जिसको हम कहते हैं कि सेफ्रोनाइजेशन हो गई है उनकी, और अब उनकी परफॉर्मेंस प्रोफेशन पे नहीं है बल्कि हिंदुत्व के नारों के ऊपर चल रही है। और ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है, क्योंकि इसलिए कि एक मुल्क जो कि एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, बिल्कुल ये फैक्ट है, और उसके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको इस चीज़ का इदराक नहीं, और एक न्यूक्लियर स्टेट है और उस तरह की जिंगोइज़म कर रहे हैं, तो वो किसी भी वजह से ये ट्रिगर हैप्पी कोई सिचुएशन हो सकती है जो कि ना सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा होगी। इसका इदराक सर उनको क्यों नहीं है? जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ से हो रही है, वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, या तो लग रहा है कि बिल्कुल कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, और अगर है, बहरहाल वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और अप्रोच माइंडसेट्स वहाँ पर अच्छे मौजूद हैं। इस तरह की सर फिर घटिया गुफ्तगू का मकसद क्या है? देखिए, एक पब्लिक प्रेशर हिंदुत्व की वजह से उनकी पूरी सोसाइटी में एक सरायत कर गया है, और उसकी वजह से अब उनका सर्वाइवल इसी के अंदर आ रहा है कि जब तक वो उस तरह की बातचीत ना करें, उस तरह के बिहेव ना करें, उस तरह की सिलसिले ना करें, तो उनका सर्वाइवल नहीं है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि किसी स्टेज पर पहुंच के आपको गुफ्तगू से बढ़कर फिर प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ सकता है, कोई मिस एडवेंचर? ये एग्जैक्टली जिसको कहते हैं कि मेकिंग योर सेल्फ हॉस्टेज ऑफ योर ओन टॉक्स। तो ये अपने आप को जिस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं, एक्चुअली दे आर गोइंग इनटू अ डिच। तो कहते हैं ना, डिगिंग मोर इनटू द डिच विल नॉट एक्चुअली गेट यू आउट ऑफ द डिच, रादर यू विल गो मोर डीपर। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा कर रही हैं इस रीजन के अंदर। और पाकिस्तान चूँकि जो पहला मार्का हक हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान का बिहेवियर बड़ा कैलिब्रेटेड था। पहले से बता के सिविलियन टारगेट्स को बिल्कुल नहीं एंगेज किया गया, सिर्फ उन टारगेट्स को लिया गया जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक जहाँ से हुआ था। उस वजह से पाकिस्तान एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट के हवाले से बहुत आगे निकल आया। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी बहुत सारी सेन वॉइसेस अब ऐसी शुरू हो गई हैं जो बातचीत कर रही हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना सर, ऊपर भी वही सेन अप्रोच हो, वहाँ पर वो शैतानी टोला बरसर इक़्तिदार है, उसकी अप्रोच पर नहीं। सर, मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, मुझे सर ये बताइएगा कि बड़ा कंपैरिजन होता है इंडियन और पाकिस्तानी नेवी के दरमियान। मैं चाहता तो था कि लंबी डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, लेकिन वक्त कम है। सर, मुझे बताइएगा, स्पेसिफिकली लोग पूछते हैं कि जो INS विक्रांत है, क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरा है? और दूसरा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बड़ी डिस्कस हो रही है और इंडिया में मैं ज़्यादा शोर सुन रहा हूँ इसका। क्या पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है? देखें, पहले तो विक्रांत की बात कर लेते हैं। विक्रांत जो है ना, आपने खुद ही देख लिया कि अब जो ईरान और इराक इसके US की वॉर हुई, उसके अंदर ये एक किस्म का वाइट एलिफेंट या इसको कहते हैं सिटिंग डक था, तो उसको खुद ही बहुत पीछे ले जाना पड़ा। तो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर जितना बड़ा टारगेट होगा, जो मोबिलिटी जिसकी बहुत कम है, तो उस हवाले से वो उतना ही बड़ा लिक्विडेटिव टारगेट बनता है। तो हम तो कहते हैं बिस्मिल्लाह आए, आगे देख लेते हैं उसको, फिर इसका हिसाब किताब क्या होगा। वैसे भी देखें, जो वर्किंग होती है ना एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो होती है जब आपने अपने मुल्क से 8,000 10,000 मील दूर जाके किसी मुल्क पे इन्वेजन करना हो, तो वहाँ पे आपके पास चूँकि एयर स्ट्रिप नहीं होती, तो ये फ्लोटिंग एयर स्ट्रिप होती है, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, आप उड़ाते हैं तो चलाते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया के केस में तो वी आर कंटिग्यूअस कंट्रीज, यहाँ पे तो इसका कोई रोल बनता ही नहीं है, एक्सेप्ट ये कि टारगेट बनेगा, वो बिस्मिल्लाह ले आए, उसको टारगेट बना लेते हैं। अच्छा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में? सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर भी देखें, शॉर्ट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है, वो तो न्यूक्लियर सबमरीन्स के थ्रू ही होती है। यानी आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन होगी तो उसके थ्रू अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहलाती है। और दूसरा होता है सेकंड स्ट्राइक। अच्छा, अशोर्ड के अंदर ये होता है कि आपके पास प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है फिर, बिकॉज उसका एक प्रोटोकॉल मुख्तलिफ होता है। बाकी जो कन्वेंशनल होती है वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है। उसके अंदर आप सेकंड स्ट्राइक का बेसिक पर्पस तो ये होता है कि आप पे अगर अटैक हो जाए तो यू शुड बी एबल टू डू अनदर अटैक, दिस इज़ अ सेकंड स्ट्राइक। तो उस तरीके से तो डेफिनेटली हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारी सबमरीन्स हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं। हमारे पास लैंड अटैक मिसाइल्स हैं, वो भी है।
और इस तरीके से, लेकिन ये सारा कन्वेंशनल है हमारे पास। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं ना जाएगा। स्टे विद जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो मामला हैं, क्या दोबारा सिलसिला जंग की तरफ बढ़ सकता है, या जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ अभी चूंकि बैक एंड पर चीजें मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज नहीं है इसलिए चीजें इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भारत में इस वक्त आवाजें आ रही हैं, भारत के आर्मी चीफ हो, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जिस तरह की घटिया स्टेटमेंट्स उधर से आ रही हैं, क्या वाकईतन मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में कम से कम भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा जंग का कोई इम्कान है? इस पर प्रोग्राम के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले बात करें ईरान और अमेरिका की इस वक्त जो पोजीशन है। सर, हम पिछले हफ्ते जिस तरीके से चीजें बढ़ रही थी, लग ये रहा था कि हम किसी भी वक्त एक बड़े मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि सर आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर चीजें पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ेंगी और कोई इनिशियल अंडरस्टैंडिंग दोनों ममालिक के दरमियान हो सकती है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी फिर एक स्टेटमेंट दी है कि एक हफ्ते के दरमियान जो कोई मुआहदा हो सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच हैदर फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल में जी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीजें, स्टिल कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगा। आज भी मैं सुबह से जो चीजें देख रहे हैं, नेतन्याहू हैज गॉट प्रेसिडेंट ट्रंप इन्वॉल्व्ड इन द वॉर, ही पुश्ड हिम इनटू द वॉर, और अब वो उनको निकलने नहीं दे रहा। कभी कभी तो ये लगता है, और ये काफी हद तक मेरा यकीन में अब बदलता जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपना जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कह ले या जो कह ले, वो नेतन्याहू पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी है या जो ज़ायनिस्ट सपोर्टर्स हैं, इवन रिपब्लिकन्स के अंदर भी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी मुख्तलिफ जो है, वो स्टिल दे आर एंजॉइंग दैट कंट्रोल। अभी तक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल उनके पास है, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। आप लेबनान में से आपने रोक तो लिया रात को, जिस तरीके से जो हम खबरें पढ़ रहे हैं, ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, जो कमेंट्री हो रही है कि जो जो कम्युनिकेशन हुई है बिटवीन ट्रंप एंड नेतन्याहू, दैट इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव नहीं है, वो आप उस पर बात भी नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट ट्रंप इज कैपेबल ऑफ यूजिंग दैट लैंग्वेज आल्सो, और जिस तरीके से स्टेट वो अपने फ्रेंड्स एंड फोर्स दोनों को स्टेट एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाते हैं, वो नेतन्याहू पे भी उन्होंने अपनाई है और कहा है कि आज अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। और उसका, लेकिन उस लीवरेज का मैनिफेस्टेशन ऑन ग्राउंड जो है वो सही नजर नहीं आ रहा। सही। अब जो लेबनान है उसको ईरान ने भी लिंक कर दिया है, लेबनान की सिचुएशन को ईरान ने लिंक कर दिया फॉर आवर नेगोशिएशंस विद देयर नेगोशिएशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो फ्रेमवर्क तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एग्री हो जाएगा हैदर, फ्रेमवर्क तो एग्री हो जाएगा, लेकिन डील स्ट्रक होगी वो जरा थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। अच्छा सर, लेकिन हम लेबनान के हवाले से सर आपने सर लेबनान का जो जिक्र किया, हम अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी ऐसी आवाजें सुन रहे हैं कि वो भी जो है वो मुआहदे के लिए तैयार है। पहले हमने देखा कि जिस वक्त लेबनान और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने अपोज किया इसको। अब वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हम किसी ऐसे फ्रेमवर्क को तरतीब देने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें इजराइलीज जो हैं वो अपनी फोर्सेस को लेबनान से बाहर निकालते हैं, तो फिर हम सोच सकते हैं इस हवाले से। तो आपको लगता है कि ये भी कोई पॉजिटिव है खबर, या जो अप्रोच इस वक्त इजराइल की दिखाई दे रही है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरीके से कार्रवाइयां करते रहेंगे? हैदर, में हिजबुल्लाह का जो कंस्ट्रक्ट है या जो हिजबुल्लाह का जो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट कह ले या जो रोल है, उसको मैं ईरान से डीलिंक नहीं करूंगा जी। ओके। और इसी तरीके से जो इजराइल का है उसको मैं अमेरिका से डीलिंक नहीं करूंगा, बिकॉज अगर हम ईरान और अमेरिका की डील की बात कर रहे हैं तो हिजबुल्लाह जैसे एक स्ट्रेटेजिकली अटैच्ड है विद ईरान, इसी तरह इजराइल अटैच्ड है विद अमेरिकन पॉलिसी जी। तो हम इनको इंडिविजुअल्स का रोल करके, हमसे तो इस वक्त स्ट्रक्चर जो स्टेट्स हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं या जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं या जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं या जो पावर हाउसेस के हेड्स हैं,
उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ है। तो इनडायरेक्टली हम कैसे हिजबुल्लाह की मैं स्टेटमेंट्स को लेकर आगे चल पड़ोगे जी वो भी एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त तो प्रेसिडेंट ट्रंप और जो ईरानियन सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस वक्त किसी भी कमेंटेटर के लिए, एनालिस्ट के लिए, एंकर के लिए, फॉर दैट मैटर जो भी एनालाइज कर, बड़ा चैलेंजिंग हुआ है। एक तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और फिर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है भी नहीं। जो सुबह बात होती है वो शाम को देयर इज अ न्यू एनवायरनमेंट, जो शाम को बात होती है वो सुबह एक नई एनवायरनमेंट की तरफ चला जाता है। जितना ये प्रोलॉन्ग होगा, जितना इसमें देर लगेगी, आप देखेंगे कि ये चीजें खराबी की तरफ बढ़ेगी। एक चीज जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि मिलिट्री एप्लीकेशन ने या जो एस्केलेशन ने चेकमेट नहीं दिया, ना ईरान को दिया ना अमेरिका को दिया, और अमेरिका को तो बिल्कुल ही नहीं। दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन। अभी किसी ने डायलॉग के खत्म होने की बात नहीं की है, सस्पेंशन की बात हो रही है। ऑफ कोर्स कंडीशंस आर नॉट बीइंग मेट, लेकिन जब कंडीशंस मीट हो जाती हैं या बेहतरी की तरफ जाती है तो हम एक नया एक्शन ऑन ग्राउंड देखते हैं। जैसे शुरू में जब बातचीत शुरू हुई है तो हुर्मस की ब्लॉकिंग बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रॉट अस टू अ न्यू सिचुएशन। उसके बाद फिर ईरान ने भी थोड़ी सी सख्ती करनी शुरू कर दी, और जो ईरान की जो लीवरेजेस हैं उनका इम्पैक्ट आया है। तो हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग जो उडा लूप है इन द अपोजिंग कैंप, तो उसके अंदर भी आपने फर्क देखा है। वो अपनी चीजों से हटते हैं बहुत। डील के अभी देखिए ना, डील होने वाली है। इसका सबसे ज्यादा डंडोरा अगर कोई पीट रहा है या इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है या बातचीत कर रहा है तो अमेरिका है। बिल्कुल। यूएस बार बार कह देते हैं, या प्रेसिडेंट कह देते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट कह देते हैं, मार्को रूबियो कहते हैं, एवरी डे यू विल फाइंड अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द टॉप कि जी वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमने सारी बातें की। अभी भी जो हिजबुल्लाह का आया है, आई डोंट थिंक सो कि हिजबुल्लाह इतने जल्दी एग्री। यस, वो सीज फायर तो करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आप उनके रोल को फिर या तो माने। एंड आई पर्सनली फील कि हिजबुल्लाह इज अ पार्टी इन दिस। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वो लेबनान की जो सिचुएशन है जी जी जी, तो देयर इनटू इट, उसको कॉन्फिडेंस में ले लेंगे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चलना ये जो है ये ईरान की रिस्पांसिबिलिटी है। और इजराइल की जो गारंटी की भी हम जब बात करते हैं मेन स्पॉइलर की, तो हम सिर्फ एक प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा किसी की गारंटी को, और कोई भी नहीं कहता कि ट्रंप के अलावा कोई इजराइल की गारंटी दे सकता है। तो उनके अपने लॉसेस भी हो रहे हैं, उनके अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत हो रहे हैं। बैक होम सिचुएशंस आर नॉट गुड, बट एज ऑफ नाउ द हार्ड लाइनर्स आर प्रिवेलिंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान और भारत की। हम सर देखते हैं कोई ना कोई शुरली आ जाती है भारत से अचानक। कभी उनका कोई पॉलिटिकल लीडर बोल पड़ता है, कभी उनका कोई मिलिट्री लीडर उठता है और जो वो ख्वाब देखता है वो ही आके बयान दे देता है। अभी सर ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दोबारा कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां हो रही हैं, और मैं उनकी स्टेटमेंट के बाद भारत में कई लोगों को सुन रहा था, वो कहते हैं तुम्हारी तैयारियां हमने पिछले साल तो देख ली थी, वैसे ही तुम्हारी तैयारियां अभी भी होंगी। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि इस पाए का लीडर, मतलब आपका एक चीफ है एक बड़े इंस्टीट्यूशन का, वो उठ के इस तरह की स्टेटमेंट्स दे, ये किस तरह की घटिया सोच की अक्कासी करता है सर? ये सोच की अक्कासी नहीं करता, ये उनका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ही जब हिंदुत्व बेस्ड हो गया है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं इन लोगों को, और आप तो उनके साथ प्रोग्राम्स करते हैं माशाल्लाह। यू मेक अस वेरी प्राउड इन दोस प्रोग्राम्स। थैंक यू वेरी मच। तो ये दिस इज नॉट अ मिलिट्री लीडर, ही इज नॉट अ मिलिट्री लीडर। मिलिट्री लीडर्स जो होते हैं वो कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देते। एनी स्टेटमेंट अबाउट द वॉर इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मिलिट्री लीडर्स ने जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के बीच में से जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी बात करते हैं। वो जब तक उसको ऑर्डर नहीं मिलते ऑपरेशन करने के न करने के, वो फ्यूचर कोर्स नेशन का नहीं बताते। वॉर इज अ नेशनल एक्टिविटी जो कौम के लिए लड़ी जाती है, और पॉलिटिकल लीडर जो कौम की नुमाइंदगी करते हैं वो उसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि हमने पहले तो अगर सिंदूर 2.0 उन्होंने करना है और पूरी तैयारी है, तो इसका मतलब है सिंदूर 1.0 की शिकस्त को वो मान रहे हैं। 1.0 has not brought them those results जो वो चाहते थे, इसलिए तो 2 की जरूरत पड़ गई है। और मेरी नजर में ये 3 करेंगे। 2 तो ऑलरेडी जारी है अफगानिस्तान की सरजमीन से टेररिज्म की शक्ल में, 2 भी जारी है, 1 भी हमने देख लिया है, 2 को भी हम फेस कर रहे हैं, 3 को भी फेस करते रहेंगे। ही इज अ मिलिटेंट विंग कमांडर ऑफ संघ परिवार। इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जो लॉयल्टी है, दैट इज विद द सेपरेटाइज्ड लीडरशिप के साथ है। इंडिया की ये नुमाइंदगी नहीं करते, न ये भारत, उस भारत की जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर तो कभी भी नहीं।
एक चीज हैदर बड़ी जरूरी है हमारी समझ, इस इन स्टेटमेंट्स को ये जो आ रही है, ये दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए। हमने सारी जिंदगी नहीं की थी। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट 1953 ऑनवर्ड हमें शुरू से मिल रहे हैं, पहले दिन लियाकत अली खान साहब वगैरह का जब टाइम था तो दे वांटेड टू हैव गुड रिलेशनशिप विद इंडिया और रियलिटीज के साथ वो चलना चाहते थे। गुड रिलेशनशिप मीन कि वो को एग्जिस्टेंस की बात करते थे, लेकिन अभी तक ये हमारे वजूद को नहीं मान। ये स्टेटमेंट्स वहीं से फ्लो करनी है और ये होती रहेगी। लेकिन स्टेटमेंट्स के साथ साथ जो मोदी है उसकी एप्लीकेशन भी हमने देख ली है, उसकी वो एप्लीकेशन और करे, क्योंकि ही बिलीव्स इन काइनेटिक एप्लीकेशन आल्सो। वो कन्वेंशनल मैक्सिमम फोर्स में को यूज करने में बिलीव करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेपनाइजिंग वाटर, दे आर वेपनाइजिंग ह्यूमन इश्यूज, ह्यूमन राइट्स के हर चीज को वो वेपनाइज कर देते हैं। और आपने उनके जो मीडिया है, सो कॉल्ड मीडिया, जो सर्कस लगी हुई है, वो उसने पूरा मिलिटराइज माइंड कर दिया है इंडियन पॉपुलेशन और कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन तो पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने लोगों को भी उसी में लेंगे। लेकिन सर, ये जो आपने उनके मीडिया का और उनकी लीडरशिप के जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं उनका जो जिक्र किया सर, ये सर आपको नहीं लगता कि जब आप इतना ज्यादा इसको डिस्कस करें, इस तरह की स्टेटमेंट्स दें, आवाम के जज्बात को भड़काएं, फिर एक वक्त आता है कि आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है और अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर प्रेशर आता है पब्लिक की तरफ से। तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कभी राजनाथ बोलता है, कभी अमित शाह बोलता है, कभी अजय डेविल बोलता है, अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोलता है, अभी उन्होंने जो जनरल सुब्रमणी को एज नया जो सीडीएस अपॉइंट किया है वो भी इसी अप्रोच का बंदा है। तो ये जो स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आती हैं, आपको लगता है कि एक स्टेज आएगी कि इनके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ेगा कि दोबारा इनको किसी मिस एडवेंचर की तरफ जाना पड़े? बिल्कुल, ये सेल्फ क्रिएटेड एक उसमें कॉल्ड्रन में फंस जाते हैं और उसमें से निकलने के लिए फिर इनको मिलिट्री एक्शन करना पड़ता है, लेकिन उसका रिस्पांस पाकिस्तान जनरेट कर सकता है और करेगा जी। दे नीड फ्रिक्शन। जो भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स वाली सोचें होती हैं या जो फिनोमेनाज होते हैं, आप ज्यूइश ज़ायनिज्म को देख लें, ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है, इधर हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट के साथ ग्रेटर भारत का और अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है। दे नीड फ्रिक्शन। उनको अगर फ्रिक्शन खत्म कर दे तो उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, वो पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो हेट बेस्ड है। अभी देखे ना जिस तरीके से वहां पे हिजाब वर्सेस सेफ्रोनाइज्ड वो जो पहना रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, लोगों के गलों में डाल रहे हैं, तो ये कोई ना कोई विद इन माइनॉरिटीज के साथ एंड विदाउट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो इनके आगे हर्डल है, उनके खिलाफ ये बातें करते रहेंगे और इनका सर्वाइवल ही इसी में, इसी के ऊपर ये फीड होते हैं। जो हेट अगेंस्ट पाकिस्तान है, इसी के ऊपर ये फीड होके इसी के ऊपर ये अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, इसी के ऊपर ये अपनी प्रोग्रेशन करते हैं। अब वहां का जो आपने लॉयल्टी भारत के साथ नहीं दिखानी उनकी आर्मी ने, जो सेकुलर सोच के साथ नहीं दिखानी, आपने अपनी लॉयल्टी दिखानी है संघ परिवार के साथ, आपने अपनी लॉयल्टीज दिखानी है भारत की हिंदुत्व की एप्लीकेशन के साथ, तो उसी में आप प्रोग्रेस करेंगे, उसी में इनका सर्वाइवल है। बट हैविंग सेड दैट, वी एज अ नेशन हाउ प्रिपेयर्ड वी आर, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि जब भी वो हमारे साथ कुछ करते हैं हम उसकी तैयारी कितनी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, दे आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस। आपने अभी पिछले दिनों शंग्रीला डायलॉग जब हुआ उसमें आपने पाकिस्तान के वर्जन्स देख लिए कि वेयर आर वी। तो मल्टी डोमेन पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग, पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड। दिस टाइम दिस पेन विल बी फेल्ट बाय द पीपल ऑफ इंडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बड़ा इनको क्लियर मैसेज होना चाहिए। और दिस इज नॉट कि आई एम अ डिफेंस एनालिस्ट, आई एम अ रिटायर्ड जनरल, मैं हैदर हयात खान के प्रोग्राम में बैठ के ये बात कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट ऑल द प्लान्स आर। ये जो है ना इस वक्त फ्यूचर का जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, ये भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की तरह इट विल बी अबाउट पेन, कि हाउ मच पेन यू कैन इन्फ्लिक्ट एंड हाउ मच पेन यू कैन बेयर। पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान बड़े रिजिलियंट है, पेन हमने बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की आवाम ने अभी तक फिल्मों वाली सिर्फ वो पेन मतलब चीजें देखी है, फिक्शन वर्ल्ड से इस दफा वो बाहर जाएंगे। रिस्पॉन्सेज विल बी जनरेटेड इन दोज एरियाज जहां पे वो सोच भी नहीं सकते। दे आर कंफर्टेबल है कि जी पाकिस्तान अगर रिस्पांस कश्मीर में जनरेट करे, आप कश्मीरी उस तरफ मरे या पाकिस्तान की तरफ मरे, उसकी शहादत की तकलीफ पाकिस्तान को ज्यादा होनी है, इंडिया को तो होनी नहीं है। पंजाब में अगर रिस्पांस जाता है सिखों के खिलाफ तो वो तो शुक्र करते हैं कि सिखों के खुद इन्होंने अपने मिसाइल फायर की इस दफा सिखों के ऊपर, तो वो शुक्र करेंगे कि जी हम नफरत पैदा करें। जो गुडविल एस्टेब्लिश हुई है पंजाब के सिखों में पाकिस्तान के बारे में बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस
फ्रीडम और बहुत सारी चीजें चल रही, लेकिन पाकिस्तान अब इस दफा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा इनटू दो एरियाज जहां पर ये सोच को 7-7 साल के 4-4 साल के बच्चों को शहीद करके अगर वो ये समझते हैं कि इनको हम टेररिस्ट डिक्लेयर करके पाकिस्तान को तकलीफ देंगे, तो इस तरह तकलीफ उनको भी बड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, विच इज नॉट गुड फॉर द रीजन। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना चाहता है पीसफुली, लेकिन ऑनरेबली और अपनी सॉवरेनिटी के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की आपने सुनी, क्लियर है, अगर कोई धमकी दी भारत की जानिब से, हम धमकियों से तो बहरहाल डरने वाले नहीं, प्रैक्टिकली कुछ करना है। जो भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां कर रहे हैं, भाई तुम तैयारियां कर रहे हो, हम तैयार बैठे हैं, करके देखो कोई गलती, तुम्हारा वो अशर करेंगे इस मर्तबा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।